नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं व्याकरण कनक पुस्तक इसमें प्रथम पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी साथ साथ समझने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं इसमें पहला चित्र जो है, इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है एक व्यक्ति को आम तोड़ने का इशारा कर रहा है। दूसरा चित्र आप देखेंगे, इसमें दो व्यक्ति एक झाड़ू और बाल्टी लिए हुए हैं, दीवार पर पढ़ पा रहे हैं कि अपने नगर को स्वच्छ बनाएं, तो पढ़ रहे हैं। और तीसरा चित्र है, इसमें एक व्यक्ति लिखते हुए दर्शाया गया है, लिख रहा है। और जो आप चौथे नंबर पर जो चित्र देख रहे हैं, इसमें दो वृद्ध व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आपने देखा इन चारों चित्रों के अंदर भाषा का किस प्रकार प्रयोग किया गया है। इसमें पहला चित्र संकेत करके, दूसरा पढ़ करके और तीसरा लिख करके और चौथा आपस में बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, भाषा शब्द जो है वो भास धातु से लिया गया है। किस धातु से लिया गया है? वो भास धातु से लिया गया है। और भास धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। इसका अर्थ होता है, अर्थ जो इसका है वो होता है प्रकट करना। अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो मन के विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति लिखकर, कोई व्यक्ति इशारे करके और कोई अपने बातचीत करके इस प्रकार करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भाषा की चार जो ये चित्र हैं, इसमें किस प्रकार से अपनी भाषा को वो प्रकट कर रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आप भी साथ साथ पढ़ें। हम चार प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक संकेत द्वारा, दूसरा पढ़कर, तीसरा लिखकर और चौथा बातचीत द्वारा। ये सब भाषा के रूप हैं। इनमें मुख्य दो रूपों को सबने स्वीकार किया है, मौखिक और लिखित। जैसा आपने देखा, लिखित रूप और मौखिक आपस में बातचीत करते हुए। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं, मैंने आपको बताया कि मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करना वो भाषा के द्वारा ही हो सकता है। उन्हें हम भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। जन्म से पहले भी और बाद में, बचपन की आयु तक बालक के विकास में माता का सबसे अधिक योगदान होता है। माता को प्रथम गुरु भी कहा गया है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से जिस भाषा को सुनता है, समझता है, उसी भाषा को आप देखेंगे कि को सीखता है। और जब वो उसको सीखता है तो वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। सुनकर समझी गई और बोलकर, लिखकर प्रकट की गई बात ही भाषा है। तो आपने देखा कि भाषा क्या है। जब बच्चा अपने परिवार से जो भाषा सीखता है तो वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा माता के द्वारा बोली गई। मातृभाषा, मातृ का अर्थ होता है माँ या माता। माता पिता और अपने परिवार से, बंधुजनों से, आसपास परिवार से, पड़ोस से जो भाषा वह सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसीलिए संसार में मातृभाषा का सम्मान सर्वाधिक होता है। अपने विचारों को सबसे ज़्यादा हम जो समझ पाते हैं या समझा पाते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। हाँ, हमारे भारतवर्ष में अनेक मातृभाषाएं हैं। जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणवी जो है हमारी मातृभाषा है, पंजाब के अंदर पंजाबी है, गुजरात के अंदर गुजराती है और महाराष्ट्र के अंदर मराठी है। इसी प्रकार अनेक 4 से 4,500 बोलियां जो हैं वो उनकी मातृभाषाएं हैं। तो आपने देखा कि मातृभाषा भाषा में क्या अंतर है। तो मातृभाषा
अपने माता पिता परिवार से सीखी जाती है और भाषा जो है वो प्रकट करने का एक माध्यम है, एक साधन है। तो भाषा एक साधन है, भाषा एक साधन है अपने विचारों को प्रकट करने का, ये हमें पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, भाषा के इस प्रकार जब आप देखेंगे, जब बच्चा विद्यालय के अंदर जा कर के भाषा सीखता है तो वह भाषा के दो रूप पाता है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुख, मुख धन इक, अर्थात मुख से बोली जाने वाली। और लिखित का आप देखेंगे लिख और इत प्रत्यय है, लिख करके जो प्रकट की जाती है। इस प्रकार आप भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित पाएंगे। वैसे भाषा के तीन रूप भी स्वीकार किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाषा में सबसे पहले संकेत करता है बच्चा, हम सब संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। वह भाषा का एक रूप है। बहुत सारे विद्वान उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए जो निर्बाध रूप से बताए जाते हैं भाषा के दो रूप, पहला मौखिक मुख से बोलकर और दूसरा लिखित लिख करके। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसे राजभाषा का स्थान भी मिला हुआ है। 14 सितंबर प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को, अर्थात 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में जो है हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए कानून बना। वो बात अलग है कि आज तक भी उसकी एक लड़ाई जो हिंदी भाषाविद हैं वो लड़ रहे हैं। तो आपको पता हो, इसीलिए हम 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। ये हम सब बच्चों को नोट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने ऐसा समझा क्योंकि सरकारी जो काज है, जो सरकारी कामकाज है, उनके लिए हिंदी को ही स्वीकार किया गया है। अब हमें पता हो कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा यहाँ आपकी पुस्तक में जो दी गई है वो दी गई है अंग्रेजी। ये लेकिन हमें पता हो प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो चाइना की है। मंदालिन भाषा है, मंदालिन भाषा है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो अंग्रेजी भी बोली जाती है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम सब स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पता चला कि भाषा किसे कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के मन के विचारों को संकेत द्वारा लिखकर या बोलकर प्रकट करने का जो साधन है वह भाषा कहलाता है। अर्थात हम कहें भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं, भाषा कहलाती है। तो अब प्यारे बच्चों, हमें पता हो जब भी कोई भाषा हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो जब लिखते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिखावट होती है, कोई ना कोई चिन्ह होते हैं, कोई ना कोई संकेत होते हैं, तो उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। अर्थात हम कहें लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं, जैसे कुछ भाषाएं और कुछ उनकी लिपियां। जैसे हिंदी भाषा है हमारी, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत की भी, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। पहले संस्कृत भाषा थी, फिर संस्कृत से हिंदी भाषा उपजी है, तो संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी है, ये भी हिंदी से ही निकली है। मराठी की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। गुजराती, ये भी हिंदी से ही निकली है, इसकी देवनागरी है। कुछ विदेशी भाषाएं देख लेते हैं।
जैसे अंग्रेजी, इसकी जो लिपि है वो रोमन है। पंजाबी है, ये अपने पंजाब की है, भारत की है। तो पंजाबी की गुरुमुखी है। गुरु नानक देव जैसे ही 1469 में जन्मे और वो बड़े हुए तो अपने क्षेत्र की भाषा को उन्होंने बहुत बढ़ाया। आगे जाके अंगद देव जी हुए हैं, उन्होंने भी बहुत प्रचार प्रसार किया और उन्होंने अपनी लिपि बनाई। उस लिपि को ही हम गुरु लिपि या गुरुमुखी लिपि कहते हैं। तो फिर बंगाली, बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती है, वो बांग्ला के अंदर बोली जाती है। आज बांग्ला अलग देश है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बंगाल इस क्षेत्र में जो है बांग्ला जो है लिपि और वो बंगाली जो है भाषा बोली जाती है। उर्दू, जब हमारे देश में विदेशी आए तो उर्दू को भी साथ लेकर के आए, तो उर्दू भाषा भी अपने भारत में बोली जाया करती थी, तो उर्दू में पढ़ाया भी जाया करता था। उर्दू की जो लिपि है वो फ़ारसी है। बहुत सारे शब्द आप देखेंगे, जैसे फ़ारसी ही एक शब्द है, फ़े के नीचे आप नुक्ता देख रहे हैं, ये फ़ारसी जो है, ये फ़े जो है वो फ़ारसी ही लिपि का है, उर्दू भाषा का है। विदेशी भी हम इसको बोलते हैं। विदेशी जब हम वर्ण पढ़ेंगे तो तब भी आता है फ़ारसी। और ये दंतोष्ठ दांतों और होठों से बोला जाता है। अपना जो फ़े है देवनागरी का, वो फ़े जो है वो ओष्ठ्य है, होठों से बोला जाता है। लेकिन जो ये फ़ारसी वाला फ़े है जिसके नीचे ये नुक्ता है, ये दंतोष्ठ है। इसको ऐसे बोलेंगे फ़े, अपने वाले को फ़े और इस वाले को फ़े बोलते हैं। दांत और होठों की प्रतिक्रिया से ये बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा भाषा और लिपि। तो भाषा और उनकी लिपियाँ, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चे, आज हम इतना ही कर पाएंगे। आप इसको अच्छे से अध्ययन करें। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी जल्दी आप देखिए। यहाँ पर बताया गया है प्यारे बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण हमारा जो पाठ है, इसमें 4 चित्र हैं। चारों चित्रों में पहले चित्र में संकेत किया गया है, दूसरे में पढ़ा जा रहा है और तीसरे में लिखा जा रहा है और 4th या चौथे नंबर के चित्र में आप 2 वृद्ध व्यक्तियों को आपस में बातचीत करते देख रहे हैं। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो जिस माध्यम से करते हैं वो माध्यम जो है वो भाषा कहलाता है। तो भाषा को संकेत द्वारा पढ़कर, लिखकर और बातचीत करके समझा जा सकता है। इसलिए भाषा के 2 रूप स्वीकार किए गए हैं, मौखिक जो मुख से बोला जाता है, लिखित और जो लिख करके प्रकट किया जाता है। तो अपने विचारों को, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो विचार हमारे मन में पैदा हो जाता है उसको हम जब प्रकट करते हैं तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं, लिखावट के चिन्ह होते हैं, उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखना है तो लिपि के माध्यम से ही लिखा जा सकता है। तो आपने देखा, लिपि लिखने का ढंग कहलाता है। तो हिंदी देवनागरिक लिपि है, संस्कृत की देवनागरिक लिपि है, मराठी और गुजराती की देवनागरिक लिपि है, अंग्रेजी की वहाँ रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी और बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फ़ारसी। इस प्रकार हम लिपि किसे कहते हैं इसको अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे और समझ करके, याद करके अच्छे से अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इति ओम नमस्ते। सब अच्छे से अपना मन लगा के पढ़ेंगे और मन लगा के समझेंगे। जो समझ ना आए उसे हमसे फिर से पूछेंगे।